क्योंकि यहां पे बेटा हमारी जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब फोर्स हो गई वेरिएबल और वेरिएबल फोर्स हो गई तो डॉट प्रोडक्ट से नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr करना पड़ेगा। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना होता है, रेफरेंस बताना होता है जिससे हम उसकी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो ये चार चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं, इसको आपको ट्राइंगल शेप में रखना है। आप ट्राइंगल को मान लो आपको इस तरीके से चार्जेस को रखना है, लीनियरली रखना है, इसका कुछ अरेंजमेंट आपको चेंज करना है। तो ये बेटा चेंज करने में कितना वर्कडन लगने वाला है, वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम वर्कडन कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आखिरकार मैं आ गया हूं लेकर के बेटा आप लोगों के लिए फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बेटा चैप्टर आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में आपकी कमांड अच्छी खासी स्ट्रांग हो चुकी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं बेटा कि ये जो चैप्टर है या ये जो सीरीज है ये आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 30-40 मिनट के अंदर मैं ये पूरा चैप्टर समझ लूंगा तो बेटा ये आपकी गलतफहमी है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हुआ चला आ रहा हूं। यहां से आपको एक बेसिक फ्रेम मिलता है कि जहां पे आपको अपने नोट्स बना लेने हैं और इसके बाद जो भी आपके क्लास में चल रहा है उसके बाद बेटा वो चीजें इन्हीं नोट्स के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज अ टाइम सेविंग सीरीज, ठीक है। तो देर ना करते हुए जल्दी से अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं पढ़ाने क्या क्या वाला हूं बेटा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, या पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी को भी बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यू से करेंगे और पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एनर्जी समझेंगे फिर आप जानेंगे कि पोटेंशियल वी होता क्या है, फिर बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएंगे और आखिरी में हम लोग कैपेसिटर पे अपने इस लेक्चर को एंड कर रहे होंगे। ठीक है सर। सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। यहां पे बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसी भी एक स्मॉल चार्ज dq को बेटा जब इंफिनिटी से हम r डिस्टेंस पे लेकर के आते हैं तो वहां पे बेटा जो वर्क डन करते हैं वो सारा क्या होता है बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है। और पोटेंशियल एनर्जी यही पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है चेंज इन शेप एंड साइज, या तो ये हो जाए या तो चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। तो यहां पे बेटा उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यहां पे पोजीशन जब चेंज हो रही है तो यहां पे बेटा दो चीजें काम करती हैं। पहला कि मैं यहां पे जितना भी वर्क करना चाहता हूं वो सारा का सारा वर्क हो जाए स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा किसी भी प्रकार का वर्क बेटा काइनेटिक एनर्जी में जाए। इसलिए ये जो प्रोसेस लाते हैं बेटा इन्फिनिटी से dq चार्ज, ये स्लोली स्लोली लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। स्लोली स्लोली के कारण बेटा जितना भी आप वर्क करेंगे वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है सर। अब स्लोली स्लोली लाना है तो सर कैसे होगा, क्योंकि ये dq तो क्या कर रहा होगा बेटा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने कहा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, लगभग लगभग सेम। तो एक्सटर्नल बेटा अपोजिट में है और पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा दैट हम लोग जानते हैं कि उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रही है, पॉजिटिव चार्ज लिया है ना। तो एक्सटर्नल यहां लगा दो और इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां लगा दो। मूव आगे हो रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे है तो माइनस ऑफ वर्क डन आ जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स का प्लस ऑफ वर्क डन होता है। ये रिलेशनशिप यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसी को बेटा अगर इंटीग्रल पार्ट में लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से r पॉइंट माइनस का स्मॉल वर्क डन, अगर मैं कंजर्वेटिव का कर रहा हूं, और अगर एक्सटर्नल का कर रहा हूं तो इंफिनिटी से r तक पॉजिटिव का वर्क डन आ जाएगा। और जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसे मैं इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं। क्योंकि यहां पे बेटा हमारी जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब फोर्स हो गई वेरिएबल और वेरिएबल फोर्स हो गई तो डॉट प्रोडक्ट से नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr करना पड़ेगा, तब हमारा ये रिजल्ट आएगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक तो क्या पोटेंशियल बेटा इन्फिनिटी पे हमें क्या लेना है, जीरो लेना है, क्योंकि यहां पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी रेफरेंसेस।
पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द रेफरेंसेस। क्योंकि बेटा बिना हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे बेसिक पॉइंट, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना होता है, रेफरेंस बताना होता है जिससे हम उसकी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहां पे बेटा जो डिफरेंस इन पोटेंशियल रहता है वो हमेशा सेम रहता है, तभी मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। क्लियर है? तो यहां पे बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो आएगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट मींस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और अगर एक्सटर्नल का लिखोगे तो बेटा प्लस ऑफ डेल्टा यू आ जाएगा, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है, जो कि माइनस ऑफ डेल्टा यू रहता है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सर कैलकुलेट तो करवा रहे हो, पर क्यों करवा रहे हो, या इसका फायदा क्या है, मैं कैलकुलेट करके करूंगा क्या, ये तो बताओ। तो बेटा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद इनके अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह हम इनको यूज कर सकते हैं। तो वहां पे बेटा एक एक करके मैंने एप्लीकेशन समझाई है। पहली एप्लीकेशन आती है बेटा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। मान लो ये 4 चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं, इसको आपको ट्राइंगल शेप में रखना है। तो इनको अगर चेंज करना, मतलब ट्राइंगल को मान लो आपको इस तरीके से चार्जेस को रखना है, लीनियरली रखना है, इसका कुछ अरेंजमेंट आपको चेंज करना है। तो ये बेटा चेंज करने में कितना वर्क डन लगने वाला है, वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस अरेंजमेंट को ऐसे रखा हुआ है, इसको अगर मैं इस तरीके से रखूंगा तो कितना वर्क डन आपने किया है। तो ये सब कैलकुलेशन की मदद में आता है, जहां पे वर्क डन का जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, यू इनिशियल मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है। इनिशियल कितना है उसी को माइनस कर दोगे, बाद में रखने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम फाइनल सिचुएशन में क्या आ रही है। कई बार होता है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ पेयर से निकालते हैं। नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला होता है n(n-1/2) के बराबर होता है। क्लियर है ये? हाँ सर। दूसरा क्या होता है बेटा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपसे पूछ लिया, मान लो ये 2 चार्ज हैं, प्लस क्यू ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या कर रहा होगा बेटा, फोर्स F और F अप्लाई कर रहा होगा। तो इन दोनों का जो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रही होगी। अगर नेट फोर्स आ रही होगी तो नेट एक्सेलरेशन आ रहा होगा। इसके कारण जब ये नीचे आएगा तो इस इंस्टेंट पे जब ये इसको क्रॉस कर रहा है तब वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या लगाना है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। अब जब इनिशियल एनर्जी इनिशियल लिखेंगे तो बेटा यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, जिसको यू इनिशियल कह देता हूं, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल। अभी बताइए यू इनिशियल यू फाइनल बिना आप पोटेंशियल एनर्जी निकाले ये सवाल सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो जाता है। अगले एप्लीकेशन की बात करें, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब हम V की बात करते हैं। तो V जो होता है बेटा वो टोटल वर्क डन बाय अ चार्ज इंफिनिटी से R ले जाने में डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं। तो यहां पे माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में नेगेटिव आएगा और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जब भी आप चार्जेस या तो वर्क डन का लिख रहे हैं या नीचे वाले चार्ज Q का लिख रहे हैं बेटा, यहां पे चार्जेस को लिखना होता है, ये विथ साइन डालना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पे जो क्वांटिटी बेटा हम लोग ले रहे थे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन क्वांटिटीज की जो बात हो रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में आपको जितनी भी वैल्यूज डालनी है बेटा वो विथ साइन आप डाल रहे होंगे। और सेम यहां पे पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इस Q को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का बेटा पोटेंशियल देखूं तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड होता है, दैट इज V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। और माइनस के लिए अगर R डिस्टेंस पे देखो तो V इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन R। क्योंकि साइन रख रहे हैं इसलिए बेटा ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहां पे चार्ज छोटा Q है तो इनको रिप्लेस करके अपन एक काम कर लेते हैं, छोटा Q लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल उस पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी। अगली बेटा बात करें तो हमारे पास अगले सिचुएशन आ जाती है जहां पे पोटेंशियल V निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला W वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल से फाइनल डिवाइडेड बाय Q, कंजर्वेटिव में माइनस आएगा। कई बार आपसे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है सर,
मतलब एनर्जी की मदद से मैंने क्या निकाला बेटा, पोटेंशियल। पर सर पोटेंशियल क्यों निकाला? पोटेंशियल इसलिए निकाला बेटा, अब अलग अलग आपके पास पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे, आपके पास एक चार्ज रॉड आ जाएगी। पहले इनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, या इनकी वजह से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब इनकी वजह से आप उस पॉइंट पे क्या निकालने वाले हो बेटा, पोटेंशियल निकालने वाले हो। तो सेम अगर मैं पॉइंट चार्जेस के लिए देखूं तो मेरा फॉर्मूला तो बेटा के क्यू अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, और अगर मुझे सिस्टम का निकालना है तो समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल निकालना है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल V1 प्लस V2 करके आराम से जितने भी दिए गए हैं इन्फिनिटी तक मैं उनको ऐड कर सकता हूं। अगर वहीं पे एक चार्ज रॉड की बात करेंगे तो बेटा एक चार्ज रॉड में प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है, जिसकी लेंथ L दी गई है, और D डिस्टेंस पे मुझे उसका क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज के क्यू अपॉन एल, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड बेटा, ln ऑफ डी प्लस एल बाय एल। डी बेटा ये डिस्टेंस है पॉइंट का, एल फिर से क्या आ जाएगी, हमारी लेंथ ऑफ द रॉड आ जाएगी। ये वाले फॉर्मूले पे बेटा बेस्ड सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलेस को याद करना है। क्लियर है कि नहीं है? आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आएंगे। रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम इन रिंग का फोर्स भी निकालते हैं, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं, रिंग का पोटेंशियल भी निकालते हैं, और आगे जाकर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बेटा इस रिंग के वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पे पोटेंशियल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, जहां पे आर रेडियस की रिंग दी गई है जिसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज प्लस क्यू दिया गया है। एक्स डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करते हो ना, तो स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ये सारे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू के बराबर निकल के आता है, और हर किसी की जो डिस्टेंस रहती है वो सेम डिस्टेंस रहती है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर ही है। तो इसलिए बेटा ये रिजल्ट आ जाता है। यहां पे अगर मैक्सिमम की बात करूं तो बेटा यहां पे जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट मींस एट द सेंटर ऑफ द रिंग। वहां पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, वहां पे आपका जो पोटेंशियल रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और उसके बाद आपका ग्राफ इस तरीके से चलता है। तो ये ग्राफ भी बेटा आप बड़े अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देखोगे तो अगर याद है तो r/√2 पे मैक्सिमम होता है, और वो कुछ इस तरीके से जाता था। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पर यहां पे हमें बताना किसका है बेटा, पोटेंशियल का बताना है। तो ये भी बात याद आप रखोगे। अगला आ जाता है बेटा आर्क का। आर्क का कैलकुलेशन भी आता है, और कई बार आपको आर्क लेंथ दे दी जाती है जिस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे आप लैम्डा को याद रखिएगा बेटा। लैम्डा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ, इसलिए मैंने यहां पे यूनिट जो लिखी गई है कूलाम पर मीटर लिखी गई है। थीटा क्या है, एंगल है, तो बेटा इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = K लैम्डा इंटू थीटा के बराबर। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल की बात करेंगे या कंडक्टिंग शेल की बात करेंगे, यहां पे बेटा जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो सरफेस पे रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भले ही 0 रहती है बेटा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहती है क्योंकि E का फॉर्मूला dV/dr आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 0 कब आएगा, किसका डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है कि अगर मेरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल इनसाइड यहां पे क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे बेटा इनसाइड का पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा और बाहर का 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। आउटसाइड द सरफेस देखेंगे तो KQ/r आ जाता है बेटा। सरफेस के ऊपर देखेंगे तो छोटे r की वैल्यू बड़े वाले r के बराबर होती है, जहां पे v की वैल्यू KQ/r हो जाती है। और इनसाइड में मैंने बताया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सरफेस के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू KQ/R आ जाता है। इसी के बाद बेटा जैसे ही हम लोगों ने नॉन सॉलिड कंडक्टिंग अपन ने पढ़ा है या फिर शेल के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से दूसरा आ जाता है बेटा हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बेटा चार्जेस अंदर भी आ जाते हैं। अंदर आने की वजह से अब आपको अंदर जो है बेटा पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिलता है। यहां पे देखिए आउटसाइड की बात देखूं तो आउटसाइड का तो सेम रिलेशनशिप है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। सरफेस में बेटा बड़ा वाला R छोटा वाला R एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो V की वैल्यू KQ/R आ जाती है। इनसाइड की बात देखें तो R इज लेस देन R के बराबर हो जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो होता है KQ/2R³ -R²। अगर यहां पे बेटा मैं R की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो यहां पे VC की जो सेंटर पे वैल्यू आती है दैट इज 3/2 KQ/R, दैट मींस 1.5 ऑफ
किसके बराबर बेटा, सरफेस के बराबर ये निकल के आती है। तो ये वाली वैल्यू भी आपको अच्छे से समझनी है और याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलें तो बेटा यहीं पे पोटेंशियल किसकी वजह से निकालते हैं बेटा, अपन डाइपोल की वजह से। डाइपोल का मैंने जनरल रिलेशनशिप यहां पे रख दिया, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये थीटा है, और ये आर कॉमा थीटा पे निकाल के जो जनरल फॉर्मूला आता है दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक तो चीज ये याद रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का रिलेशनशिप निकल के आता है, पर पोटेंशियल में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो 1/r² आता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो बेटा आपकी वैल्यू kp अपॉन r² आएगी, और 90 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पे दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसल आउट हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? अब यहां पे बेटा बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, जहां पे लोकस एट अ पॉइंट एज सेम पोटेंशियल। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है ऐसे सरफेस पे जहां पे पोटेंशियल जो रहता है हर एक पॉइंट पे वो एग्जैक्टली सेम रहता है। कैन नॉट इंटरसेक्ट, कोई भी बेटा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज 0। बेटा किसी भी सरफेस पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे वर्क डन क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट्स याद रखना, यहां से बेटा थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगर आपको U दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप दिया गया है, तो इससे अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर आपको E दिया गया तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डीवी के बराबर है, तो यहां से भी निकाल सकते हो आप। यहां पे E इक्वल्स टू डीबी बाई डी आर से भी रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो अगर आपको पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी हो। आप यहां पे याद रखिएगा बेटा E वर्सेस R का जो एरिया अंदर ग्राफ रहता है बेटा वो चेंज इन पोटेंशियल के बारे में देता है, और V वर्सेस R का जो स्लोप होता है वो माइनस E के बराबर होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे बेटा इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलता है, एरिया अंडर ग्राफ, और डिफरेंशिएशन के स्लोप से क्या मिल जाएगा बेटा, आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। अगली बात करते हैं यहां से कैपेसिटर। अब बेटा यहां पे कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो निकल के एक्चुअल में तो आता है कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट से, क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पे आपने जब आपने पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वहां पे कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई थी, और उसी की वजह से अब आप क्या जनरेट करना चाह रहे हो बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हो जहां पे आप चार्जेस को स्टोर करना चाहते हो। चार्जेस को स्टोर करने से क्या हो जाएगा बेटा, हमारी एनर्जी स्टोर करना शुरू कर जाएगी। कैपेसिटर को कहां पे यूज करते हैं, पहली तो बात यहां पे आ जाती है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेटा जब हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो चाहिए होता है एक स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए या एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, जहां पे चीजें स्टार्ट हो जाए भले ही वो उसके बाद मूव करती रहेंगी एक नॉर्मल चार्ज के फ्लो से। तो यहां पे बेटा कैपेसिटर में देखा जाता है कि हमारा जो चार्ज रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा हमारा चार्ज स्टोर हो पाएगा। पोटेंशियल जब भी बोलता हूं तो पोटेंशियल बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V बेटा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो C हो जाएगा, C की वैल्यू Q बाय V हो जाएगी, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द मीडियम। बेटा ये जो कैपेसिटेंस रहता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पे या पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट होती है बेटा फैराड, डायमेंशन होती है m-1 l-2 a2 t की पावर 4, जहां पे C होता है Q अपॉन डेल्टा V, दैट मींस VA माइनस VB के बराबर होता है। अब यहां पे बेटा ये दो आते हैं, इन पे सवाल तो नहीं आते पर इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पहला जो आता है बेटा वो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, जहां पे उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A माइनस B, और अगर सिलेंड्रिकल की बात करें तो यहां पे C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ B बाय A के बराबर होता है। क्लियर है? अब यहीं से बेटा हमें पढ़ना जो होता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ना होता है, हमें जो पढ़ना होता है वो एक्चुअल में कौन सा पढ़ना होता है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में बेटा यहां पे दो प्लेट्स रहती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रहती है दैट इज प्लस Q, और एक नेगेटिवली चार्ज रहती है माइनस Q पे। चार्जेस जो रहते हैं वो सेम रहते हैं और फील्ड जो रहती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। D होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और A जो होता है दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहां पे C कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और इसका सिंबल इस तरीके का हम बनाते हैं,
जहां पे हमारा एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि कैसा है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी एरिया। और डिस्टेंस कम करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्योंकि कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स के बराबर होता है। वहीं अगर मीडियम की बात करें तो बेटा मीडियम के पे डिपेंड करता है, जहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक ऐड करने की वजह से हमारा कैपेसिटेंस दोबारा से बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट एल। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पैरेलल प्लेट के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, जो कि कांस्टेंट होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहां पे सिचुएशन आ जाती है बेटा हमारे पास कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से जब कनेक्टेड रहता है ना, तो हमारे पास ये बताना पड़ता है कि कितना बैटरी ने वर्क डन किया उसको चार्ज करने के लिए, और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और कितनी एनर्जी है इनके प्लेट्स के बीच में। तो सबसे पहले बात करें, चार्ज जो प्लेट के बराबर निकल आता है बेटा, वो सी इंटू वी के बराबर होता है। ये मैक्सिमम चार्ज होता है, और ये चार्ज दिया किसने, बैटरी ने दिया है। तो बैटरी से चार्ज फ्लो जो निकल के आता है वो सी इंटू वी के बराबर आता है, और बैटरी का वर्क डन भी बेटा इसी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा वो क्यू इंटू वी, या फिर सी वी स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहीं पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी जो हमारी निकल के आती है, एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और हाफ क्यू इंटू वी के बराबर। दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हमारे पास क्या हमें दिया गया है और क्या हमसे पूछ रहा है, उस पे बेसिस हम पे क्या लगाएंगे बेटा, एनर्जी वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगला एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो बेटा ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। वहीं पे अगर बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करी जाए, तो यहां पे बेटा पहले सीरीज आ जाता है, यहां से चार्ज फ्लो होता है, तो जिसमें इतना प्लस क्यू आता है उतना माइनस क्यू, जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, और जितना प्लस क्यू उतना माइनस। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, और पोटेंशियल जो रहता है वो कैसा रहता है बेटा, इसमें डिफरेंट रहता है। ठीक है सर। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। अगर हमारे पास n कैपेसिटेंस हो जाते हैं जो बेटा सेम रहते हैं, तो यहां पे c इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू c बाय n के बराबर होता है। ठीक है, हाँ सर। और वहीं पे अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, पोटेंशियल सेम होता है, पर हमारा चार्ज जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे प्लस Q1 और माइनस Q1, और यहाँ पे प्लस Q2 और माइनस Q2 के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्ज क्या रहेंगे, डिफरेंस। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर n कैपेसिटेंस दिए गए हैं जिनका सेम कैपेसिटेंस दिया गया है, तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती है n टाइम्स ऑफ c के बराबर निकल। तो ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद बेटा हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दिए जाते हैं जिनको सीखना जरूरी है। यहां पे बस ये एक पैटर्न बताया गया है समझाने के लिए, आप इस बात को समझो। पहली जो सिचुएशन आती है बेटा डिफरेंट टाइप की, वो आ जाती है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज में, जहां पे अपन को बैलेंस सिचुएशन देखनी पड़ती है, जहां पे C1/C2 का जो रेशियो होता है दैट इज C3/C4। दैट मींस ये वाले कैपेसिटेंस में किसी भी प्रकार का चार्ज फिर नहीं जाएगा। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे दोनों सीरीज में, और फिर दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। यहां पे हम लोग बेटा अरेंजमेंट बनाते हैं, यहां पे अपन पोटेंशियल ए मार्क करते हैं। अगर ये पोटेंशियल ए है, सर्किट में कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए होगा। ये पोटेंशियल अगर बी है और इस वायर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा। और इसको जब अरेंज करेंगे तो ये दोबारा से क्या बन जाता है बेटा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है, या फिर वैसा ही कुछ बन जाएगा। मतलब यहां पे हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल लेट करके फिर इनको सॉल्व करना होता है। इनफाइनाइट सीरीज के भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, 2-3 अरेंजमेंट है, उसके अलावा आता नहीं है, जहां पे आप इस पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट लेट सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x मान लेते हो। फिर इसमें से बेटा एक पैरेंट चेन देख लेते हो जो बार बार क्या कर रही है बेटा, रिपीट कर रही है। तो उसमें से एक चेन को हटा देते हो और फिर बेटा इस चेन को क्या कर लेते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनफाइनाइट चेन वाले भी जरूर करना। जब आप इस टाइप के अरेंजमेंट करते हो तो ये वाले अरेंजमेंट आपके कैसे होते हैं बेटा, या तो ये फोल्डिंग से होंगे या तो ये मिरर सिमेट्री से होंगे। ठीक है, तो ये तरीके बेटा आपको सीखने पड़ेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी का अगर ये वाला पार्ट थोड़ा वीक रह जाए तो वो बेटा अच्छे से कर ले, क्योंकि जहां पे कैपेसिटेंस में ये सीरीज और पैरेलल में आते हैं, वैसे ही सेम आप रेजिस्टेंस में भी पैरेलल और सीरीज में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है।
तो रेजिस्टेंस क्योंकि हम थोड़ा फैमिलियर होते हैं तो वहां से चीजें अपन को स्मूथली इजीली समझ में आ जाती है। इसके बाद बेटा हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का और कंसेप्ट रहता है। एक बार ये आप देख लो, कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब अगर हमने लगा दी है तो क्या होगा, तो बेटा C बराबर एप्सिलॉन A। डिस्टेंस में अगर T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक की अगर स्लैब आ गई तो D माइनस टी हो जाएगा। वहीं पे डाइलेक्ट्रिक भी दे दिया तो C बराबर एप्सिलॉन D माइनस टी प्लस टी बाय के क्या हो जाएगा बेटा, उस थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली चीज बेटा इसी तरीके से आप याद रखिएगा, ज्यादा आपके लिए सिंपल होता है कि अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है कैपेसिटर के बीच में, उसकी दो सिचुएशन होती है। पहला जब वो बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा जब वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। जब वो बैटरी से कनेक्टेड है बेटा तब कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम से बढ़ जाता है, चार्ज के टाइम से बढ़ जाता है और जो एनर्जी रहती है वो भी के टाइम से बढ़ जाती है। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो V सेम रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। विदाउट बैटरी में क्या सेम रहेगा बेटा, चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में चार्ज कंजर्व्ड हो जाता है। तो C की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं आती बेटा ये सब नहीं है, ठीक है। तो E डैश C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज K टाइम्स ऑफ C। E डैश हो जाएगा E टाइम्स ऑफ K, V डैश हो जाएगा V बाय K, और एनर्जी हो जाएगा वो अपॉन में K आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। तो यहां तक है बेटा हमारा माइंड मैप, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं आपको, क्योंकि बेसिक बेटा यहां पे हमें सिर्फ नोट्स बनाने हैं, नोट्स सीखना है कि देखने से हमें चीजें क्या आ जाए, रिकॉल हो जाए। क्लियर है? तो यहां तक बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का माइंड मैप खत्म होता है। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, एग्जाम नजदीक आ गया है। जितनी शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो बेटा उतनी शिद्दत से पढ़ाई करिए। ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और ये शायद दोबारा नहीं आए। ठीक है, तो गिव योर बेस्ट शॉट, जितना हो रहा है आप उतना आराम से दो। ठीक है, एंड कीप स्माइलिंग भाई, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए बाय, टाटा, टेक केयर।